एपिसोड 147। बस गोल्डन क्रो तलवार को दूर रखते हुए लिंग जियाओ ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। मुट्ठियां प्रकाश और छाया की शक्ति से लिपटी हुई थी। ये लड़ने का सबसे सीधा तरीका है, जोर से हिलाओ। तेज आवाज के बाद लिंग जियो का आधा शरीर जमीन में धंस गया और उसकी मुट्ठियां थोड़ी कांपने लगी। हालांकि हे मिंग भी लड़खड़ा गया और उड़ गया और उसे अपना संतुलन वापस पाने में 2 या 3 कदम लग गए। ब्लैक क्रो आर्मी के सैनिक वास्तव में शक्तिशाली हैं, लिंग जियो उनकी प्रशंसा करता है। ये वाक्य ईमानदारी से आता है। यदि प्रतिद्वंद्वी वान क्यूफेंग या जिया यून होता तो लिंग जियाओ एक ही चाल में प्रतिद्वंद्वी को मार सकता था। लेकिन हे मिंग अलग है। इस आदमी के पास बहुत ज्यादा लड़ाई का अनुभव है और उसकी जानलेवा आभा और लड़ाई की भावना उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। ये संभवतः युद्ध के मैदान में पैदा की गई लड़ाकू भावना है। इस तरह के व्यक्ति से निपटना सचमुच खतरनाक है। लिंग जियाओ इस आदमी का सामना करने की बजाय जियुमो जियान का सामना करना पसंद करेगा। बकवास, मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम भी कमजोर नहीं हो। तुम इतने मजबूत नहीं दिखते, लेकिन शायद तुम मेरे जितने मजबूत भी नहीं हो। हे मिंग ने खून से सने लार को मुंह में भरकर बुझाया और मुस्कुराते हुए कोसा। एक दूसरे, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मत सोचो कि अगर तुम मेरी प्रशंसा करोगे तो मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। ये युद्ध का मैदान है और तुम्हें मरना ही होगा। हे मिंग ने ठंडी सांस ली, अपने हथौड़ों को फिर से उठाया और लिंग जियाओ पर सीधे वार किया। इस बार शक्ति पहले से भी अधिक थी और एक हथौड़े की छाया भी उसके पीछे हल्की सी दिखाई दी। स्लेजहैमर मार्शल स्पिरिट। ये पहली बार था जब लिंग जियो को ऐसी मार्शल आत्मा का सामना करना पड़ा। हालांकि रहस्यमय दुनिया में सभी प्रकार की अजीब मार्शल आर्ट आत्माएं हैं। एक स्लेजहैमर को भी एक हथियार के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये तलवार, भाले और हलबट जितना आम नहीं है। इस समय लिंग जियाओ का शरीर अभी भी मिट्टी में धंसा हुआ था और उसे बाहर नहीं निकाला गया था। हे मिंग इस अवसर का लाभ उठाकर लिंग जियाओ को हथौड़े से कुचलकर मार डालना चाहता था। ये वास्तव में उनकी लड़ाई के कारण था कि उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो की क्षमता कितनी भयानक थी। हे मिंग इस साल 36 साल का है और लिंग जियो केवल 16 साल का है, लेकिन ताकत के टकराव में वह उससे कम नहीं है। अगर यह बच्चा नहीं मरा तो वह भविष्य में ब्लैक क्रो साम्राज्य के लिए वास्तव में एक गंभीर समस्या बन जाएगा। सावधान, निजी सुरक्षा कर्मियों का नेता अचानक जोर से चिल्लाया। हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेता को बिना किसी कारण के अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। हर बार जब उसे ऐसा महसूस होता तो उसे पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियाओ हिल नहीं सकता, लेकिन उसकी तलवार हिल सकती है। पहला आमने सामने का टकराव महज दिखावा था। वास्तविक मारक चाल शून्य छाया मगरमच्छ है जो 2 लोगों की छाया को ढक लेता है। क्लिक करें। हवा में ही हे मिंग का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और वह बेहोश होकर मर गया। लिंग जियो की चालों में से एक, शून्य छाया मगरमच्छ अपेक्षा के अनुसार उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन दुश्मन के खिलाफ साजिश रचने के लिए इसका उपयोग करना बहुत आसान है। जब तक दुश्मन को पहले से इसका पता नहीं चल पाता, तब तक या तो मौत होगी या चोट। बैंग बैंग, 2 शरीर के अंग और 2 हथौड़े जमीन पर गिरे, जिससे 2 गहरे गड्ढे बन गए। इस समय हे मिंग की सांस रुक गई थी। हे मिंग, कई पहरेदारों ने जोर से चिल्लाया, लेकिन इस समय ये व्यर्थ था। वास्तव में उन्हें शुरू से ही हे मिंग के पागल व्यवहार को रोकना चाहिए था। लिंग जियो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक पर एक जीत सकता है। 8 लोगों को एक ही समय में हमला करना होगा। तुमने वास्तव में हे मिंग को मार डाला। तुमने वास्तव में उसे मार डाला। वह मेरा सबसे अच्छा भाई था। अग्रणी गार्ड दहाड़ा। लिंग जियो ने धीरे से आह भरी और कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए रास्ते से हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लिंग जियो को इस तरह की निरर्थक लड़ाई से वास्तव में ऊब महसूस हुई। हे मिंग को मारने के बाद उसे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा की बर्बादी थी और उसकी चालें उजागर हो गईं। बेशक उसे कोई सहानुभूति नहीं होगी। जैसा कि हे मिंग ने कहा, यह एक युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में दुश्मन के प्रति दया करना खुद के प्रति क्रूरता है। अगर वह हे मिंग को नहीं मारता है तो हे मिंग उसे मार देगा। कोई और विकल्प नहीं है। क्या अब तुम रास्ते से हट सकते हो? मैंने कहा, जब तक जियुमो जियान का सिर कट जाता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने फिर भी शांति से कहा।
हे मेन को मारना और 3-8 स्वर्ग मास्टरों में से एक को हल करना उसके लिए एक अत्यंत अनुकूल स्थिति थी। लेकिन अगला कदम अभी भी आसान नहीं होगा। 1 बनाम 7, आपको सावधानी से निपटना होगा। लेकिन लिंग जियाओ डरेगा नहीं। यहाँ तक कि तैमूर मुतु के स्तर के गुरु का सामना करते हुए भी वह भयभीत नहीं हुआ। एक तलवारबाज को डरना नहीं चाहिए, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये सदैव व्यर्थ ही होगा। अन्यथा यदि आप डरे रहेंगे तो आपकी तलवार उतनी तेज नहीं होगी। बॉस, चलो हम सब मिलकर ऊपर जाएं और हे मेन का बदला लेने के लिए इस बच्चे को मार डालें। कई निजी सुरक्षाकर्मी आक्रोश से भर गए। निजी रक्षकों के नेता ने सिर हिलाया, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, आपको अपने शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक क्रो साम्राज्य में हमारे निजी रक्षकों में से कोई भी मालिक को धोखा नहीं देगा। भले ही हम सभी आज यहाँ मर जाएं, हम आपको रोक देंगे। उसने अपना हाथ हिलाया और शेष 7 लोगों ने लिंग जियो को घेर लिया। इन 7 लोगों में से 2 8 स्वर्ग में साधनारत थे और 5 7 सितारों वाले स्वर्ग में साधनारत थे। उनमें से कोई भी लिंग जियाओ के साधना आधार से अधिक था। ये देखा जा सकता है कि लिंग जियो द्वारा दिखाए गए चालाकी और ताकत ने इन लोगों को मजबूत डर महसूस कराया है। इसलिए वे दुश्मन को कम आंकने का साहस नहीं करते। विश्व की आंख खुल जाती है और आपके आसपास की हर चीज तुरंत नियंत्रण में लगती है। लिंग जियाओ की पुतलियां लाल सुनहरी हो गईं और उसके बाल धीरे धीरे लाल सुनहरे हो गए। विशाल विश्व नेत्र में शिलालेख चमकते रहे। 100 मीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि लिंग जियो की आत्मा के कब्जे से बच नहीं सकती थी। तलवार की नीयत उबलने लगी। लिंग जियो के चारों ओर ऐसा लग रहा था कि रक्त लाल गैस लगातार उत्पन्न हो रही थी और उसके हाथ में गोल्डन क्रो तलवार भी लाल गैस में लिपटी हुई थी। ये हत्या की तलवार की मंशा का मूर्त रूप है। यहाँ तक कि अपने से अधिक उच्च साधना और अधिक युद्ध अनुभव वाले 7 योद्धाओं का सामना करते हुए भी वह दृढ़ और निडर था। बुद्ध क्या है, ईश्वर क्या है, अमर क्या है? वे उच्च और शक्तिशाली प्राणी हैं और वे अतीत में जुबान क्षेत्र पर शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली लोग थे। हालांकि इस समय लिंग जियो की हत्या की तलवार का इरादा निडरता की स्थिति तक पहुंच गया। यदि बुद्ध रास्ते में आए तो उन्हें मार डालो, यदि ईश्वर बीच में आए तो उसे मार डालो, यदि अमर रास्ते में खड़ा हो तो अमर को मार डालो। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके सामने खड़े 7 लोग देवता, बुद्ध या अमर नहीं हैं। वे सिर्फ योद्धा हैं जिनकी साधना लिंग जियाओ से थोड़ी ज्यादा मजबूत है। दुनिया को देखते हुए असली ताकतवर लोग निडर लोग हैं। केवल वे ही सर्वोच्च मार्ग प्राप्त कर सकते हैं जो सम्राट को नीचे खींचने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं। सभी बाधाओं को तोड़ो, अपने सामने से कुछ बाधाएं हटाओ। लिंग जियो का दिल बेहद दृढ़ है। अब कोई डर नहीं, कोई यादृच्छिक विचार नहीं, केवल मारना। 7 पहरेदार पहले से ही लिंग जियो से बहुत डरे हुए थे। इस समय उन्होंने लिंग जियो की भयानक जानलेवा आभा को महसूस किया जो पदार्थ में बदल गई थी, और उन्हें लगा कि उनके दिल वास्तव में कांप रहे थे। अपने से कम प्रशिक्षित योद्धा का सामना करते हुए वे वास्तव में भयभीत थे, लेकिन वे डरे बिना नहीं रह सके। लिंग जियाओ ने एक ही बार में हे मेन को मार डाला। बस यही बात उन्हें डराने के लिए काफी थी। इस समय लिंग जियो अचानक हिल गया। उसने उस समय हमला किया जब पहरेदार डगमगा रहे थे। नहीं, सब लोग एक साथ हमला करो। लिंग जियो के हमले को देखकर गार्ड नेता को पता था कि यह अच्छा नहीं था और केवल 7 लोगों ने लिंग जियो के हमले को दबाने के लिए एक साथ काम किया। हालांकि उसी समय लिंग जियो अचानक गायब हो गया। सबसे भयानक बात यह थी कि गायब होने के समय जहां लिंग जियो खड़ा था वहां से एक चमकदार रोशनी निकली। खतरा। 7 पहरेदारों को खतरा महसूस हुआ और उनके दिल कांप उठे। प्रकाश और छाया भागो, नष्ट करो। प्रकाश और छाया चरण का सम्मिलन कौशल प्रकाश और छाया एस्केप है। 2 शारीरिक आंदोलनों के संयोजन के बाद कौशल एक ऐसी तकनीक है जो तेजी से उड़ान भरते हुए लोगों को मार सकती है। उसी समय उनमें से 3 की गर्दनों में जलन महसूस हुई और फिर उन्होंने अपने सिरविहीन शरीर देखे। एक अन्य व्यक्ति ने पाया कि जहां उसका हृदय था वहां एक बड़ा छेद कर दिया गया था। वह जला हुआ था, लेकिन उसमें से खून नहीं निकला, मानो वह पूरी तरह से जल गया हो। प्रकाश और छाया से बचना लिंग जियाओ की अपनी चाल थी। अतीत के मानव राजा ने इस कदम को कभी नहीं समझा था। मानव राजा के पास भी सम्मिलन कौशल था, लेकिन सम्मिलन अभी भी केवल शरीर कौशल था, जबकि लिंग जियो का सम्मिलन शरीर कौशल और मारक चालों का एक आदर्श संयोजन था। जो प्रकाश बच गया था वह अचानक प्रकट हो गया। ये तो तलवार के बिना भी हुआ, और शक्ति बहुत भयंकर थी।
यदि तलवार का प्रयोग किया जाता तो यह चाल और भी भयावह हो सकती थी। लिंग जियो ने तलवार का उपयोग क्यों नहीं किया? इसका एक कारण था, क्योंकि वह इस चाल में पूरी तरह से निपुण नहीं था और तलवार का उपयोग करने से चाल विफल हो सकती थी, जो एक नुकसान होता। जिस क्षण प्रकाश और छाया से बचने की प्रक्रिया पूरी की जाती थी, शत्रु कुछ समय के लिए अपनी दृष्टि खो देता था तथा उसके सामने केवल सफेद प्रकाश ही रहता था। यदि समय रहते इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो निश्चित रूप से इस पर हमला होगा। गू, लिंग जियो ने मुंह भर खून निगल लिया। इस बार वह अक्षुण्ण नहीं रह सका। उनमें से 3 को मारने के लिए उसने चोट की कीमत भी चुकाए और शेष 4 के हमले का विरोध किया। हालांकि उसका बचाव मजबूत था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी का हमला कमजोर नहीं था। उसे सीधे नहीं मारे जाने पर गर्व था। इस समय लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसके आंतरिक अंग टूट गए थे, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने मरम्मत शुरू कर दी थी। वह अपनी चोट नहीं दिखा सका, इसलिए उसने खून निगल लिया और फिर शेष 4 गार्डों की ओर देखा। उसकी आंखों में ठंड थी और चिढ़ाने का भाव था। एक आदमी बनाम 7 प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में घायल होने के बावजूद उसने उनमें से 3 को मार डाला। ये रिकॉर्ड ऐसा था जिस पर उन्हें गर्व था। इसके अलावा उनके पास अभी भी इस्तेमाल करने के लिए आखिरी तुरुप का पत्ता था, क्योंकि फिलहाल उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही घायल है। डरो मत, हमला करते रहो, उसे मार डालो। पहरेदारों का नेता अभी भी शांत था। हालांकि लिंग जियो ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, फिर भी उसकी आंखें अभी भी काफी क्रूर थीं। ये सुनने के बाद अन्य तीनों ने अपनी संरचनाओं को पुनर्गठित किया और अपनी त्यागवान शक्ति एकत्र की। 4 आकृतियां और 4 हथियार लिंग जियाओ पर निशाना साधे हुए थे। चियांग युई द्वारा 3 हथियारों को पिघलाकर लोहा बना दिया गया, लेकिन निजी रक्षक नेता के भाले ने लिंग जियो के पेट को छेद दिया और खून बहने लगा। मरना। लिंग जियाओ ने अचानक एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। उसने अपने शरीर में फंसे भाले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने की पहल की, और फिर गोल्डन क्रो तलवार ने हवा को चीर दिया। अन्य 2 लोग अचानक पकड़े गए, जिससे उनकी गर्दन पर खून के लाल निशान पड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। बेवकूफ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। निजी रक्षक नेता पागल हो रहा था। ये लिंग जियो, एक राक्षस की तरह, वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में अपने 2 भाइयों को मार सकता है। अब केवल 2 लोग बचे हैं। बहुआंगटियन की खेती के साथ 2 योद्धा। उनमें से एक देर चरण में बहुआंगटियन की खेती, अन्य व्यक्तिगत गार्ड प्रारंभिक चरण में बहुआंगटियन की खेती। उसने गुस्से से भाले की शाफ्ट घुमाई और लिंग जियो का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई और वास्तव में भाले की शाफ्ट को सीधे काट दिया, जिससे दूसरे पक्ष की यातना से छुटकारा मिला। बहुत से लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन वे सब मुझसे पहले मर चुके हैं, जिनमें तुम्हारे भाई भी शामिल हैं। लिंग जियाओ के मुंह पर लगा खून अब छुपाया नहीं जा सकता था। आंतरिक अंग फट गए और मरोड़युक्त दर्द की लहरें उठने लगीं। लेकिन इससे वह डरा नहीं, बल्कि और अधिक शांत और भयभीत हो गया। भयानक तलवार की तीक्ष्णता फिर से बढ़ गई और रक्तलाल प्रकाश ने आकाश को चीर दिया। लिंग जियो के पीछे एक भयानक राक्षस रेंगता हुआ दिखाई दिया। रक्तलाल प्रकाश धीरे धीरे काला हो गया। ये ताओटी की शक्ति है। ये छाया के रहस्य का सार है। गर्जन। ताओटी ने अंधेरे में दहाड़ते हुए एक भयंकर और डरावनी चीख निकाली, जिससे शेष 2 रक्षकों के हृदय कांप उठे और उनमें तीव्र भय उत्पन्न हो गया। ये लिंग जियो, गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में, अभी भी हंस सकता है। वह अभी भी ऐसी भयानक शक्ति, ऐसी भयानक और शक्तिशाली लड़ाकू भावना जारी कर सकता है। क्या यह आदमी सचमुच इंसान है? ये तो सचमुच एक राक्षस है। चाहे तुम मानव हो या राक्षस, तुम्हें आज मरना ही होगा। पहरेदारों का नेता भी गुस्से में था और उसकी लड़ाकू भावना लगातार जारी थी। एक विशाल काला कौवा उसके पीछे संघनित हो गया। कौवा लिंग जियो को ठंडी आंखों से घूरता रहा और उसके विशाल पंख फड़फड़ाए, पीली रेत उड़ी और ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसकी शक्तिशाली शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। मारना। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में गोल्डन क्रो तलवार पूरी तरह से एक काली छाया से लिपटी हुई थी, एक विशाल काली तलवार में बदल गई और फिर तलवार से वार किया गया। निजी सुरक्षा कर्मियों के मुखिया ने भंडारण रिंग से भाला निकाला। ठंडे भाले को भी काली हवा ने घेर लिया था। उसके पीछे कौवे अजीब अजीब चीखें निकाल रहे थे, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे नर्क में हों। बूम! उनके पैरों तले जमीन हिल गई और फट गई। दोनों लोगों के बीच तेज हवाएं चल रही थीं।
1 मीटर से ज्यादा ऊंचे खरपतवार हवा में उखड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए। लिंग जियो उड़ गया था, लेकिन वह अभी भी मजबूती से खड़ा था और उसके शरीर पर भाला अभी भी हिल रहा था। यद्यपि घाव से खून बहना बंद हो गया था, फिर भी यह सदमा देने वाला था। मारना। लिंग जियाओ नीचे नहीं गिरा। अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए घायल होने के बावजूद उनकी लड़ाकू भावना और अधिक प्रबल होती गई। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा से प्राप्त शक्ति बढ़ती जा रही थी, मानो वह अंतहीन हो। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी कौवा तलवार ने अधिक तीव्र प्रकाश छोड़ा और काली और सफेद रोशनी एक साथ संघनित हो गई और एक विशाल ऊर्जा शंकु ने शीघ्र ही आकार ले लिया। प्रकाश और छाया शंकु। हवा में ऊर्जा फिर से फूट पड़ी और जमीन, जो पहले से ही फटी हुई थी, भूकंप की तरह ढहने लगी। पहरेदारों के मुखिया के पीछे खड़ा पहरेदार अचंभित लग रहा था और इस लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नष्ट करना। प्रकाश और छाया शंकु को गार्ड के सिर से छेद दिया गया था और भाला फिर से लिंगजियो के शरीर में घुस गया। लाल सूरज पंख कपड़े इस आदमी के सामने बेकार लग रहे थे। इस आदमी की लड़ाकू भावना और जानलेवा आभा लिंग जियाओ से कम नहीं थी। ये पहली बार था कि लिंगजियो इतना शर्मिंदा हुआ जब उसका सामना बहुआंगटियन के साधना स्तर वाले योद्धा से हुआ। तितली लड़की पहाड़ों और नदियों की दुनिया में उत्सुकता से उड़ रही थी, मदद के लिए बाहर आना चाहती थी, लेकिन लिंगजियो ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। दरअसल तितली लड़की के बाहर आने के बाद इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं होगा, लेकिन लिंगजियो को अच्छी तरह पता था कि उस स्थिति में क्या गंभीर परिणाम होंगे। यदि आप किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना करते समय सहायता मांगते हैं, तो आगे चलकर न केवल आपकी लड़ने की भावना समाप्त हो जाएगी, आपकी तलवार भी फीकी पड़ जाएगी, यहाँ तक कि आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वी अजेय नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लिंगजियो ने सोचा कि इस समय तितली लड़की के प्रकट होने का समय नहीं था। खून बह रहा था, हालांकि खून बहने के बाद ये गैस में बदल गया और फिर भयानक हत्या तलवार की इच्छा में विलीन हो गया। यद्यपि उसके शरीर पर घाव बदतर होते जा रहे थे, लिंगजियो की लड़ने की भावना मजबूत होती जा रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से बंदूक पकड़ ली और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। पागल आदमी। निजी सुरक्षा कर्मियों के मुखिया ने पहले कभी ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा था और वह सचमुच अपने दिल में थोड़ा डरा हुआ था। किसी व्यक्ति का आंतरिक हृदय मार्शल आत्मा के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। निजी रक्षक नेता के भय से उसके पीछे खड़ा विशाल काला कौवा थोड़ा सिकुड़ गया और उसने करुण क्रंदन भी किया। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराया और आखिरकार उसने वह मारक चाल जारी कर दी जो उसने आधे दिन से जमा की थी। ताओटी प्रलय दिवस। एक तलवार। दुनिया हैरान है। एक तलवार। हवा और बादल नष्ट हो गए हैं। ताओटी दहाड़ते हुए निजी रक्षक नेता की ओर बढ़ा और अजय गति से आगे बढ़ा। इसे रोका नहीं जा सकता। निजी रक्षक नेता एक मास्टर है। वह युद्ध के मैदान में एक अनुभवी है, इसलिए वह खतरे को सबसे अच्छी तरह समझता है। दौड़ना। उस समय वो पलटा और भाग गया और उसके मन में लिंगजियो का विरोध करने का कोई विचार नहीं था। वह लिंगजियो को मारने में विफल रहा, इससे पहले कि लिंगजियो ने ताओटी प्रलय दिवस को संघनित किया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यह गलती उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त थी। मरना। गर्जन। गायब हुआ। ताओटी डूम्सडे के हमले में निजी सुरक्षाकर्मियों के प्रमुख का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया था और केवल मलबे के कुछ टुकड़े हवा में तैरते हुए देखे जा सकते थे। स्वर्गीय बहुआंगटियन साधना युद्ध के मैदान पर योद्धा अंततः लिंगजियो के हाथों मर गया। इस युद्ध में लिंग जियाओ ने अकेले ही 5-7 सितारा स्वर्ग साधना योद्धाओं और 2 बहुआंगटियन साधना योद्धाओं को मार डाला। केवल एक ही बचा था, जो इतना डरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था तथा प्रतिरोध करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? लिंगजियो ने उस आदमी को उदासीनता से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। आदमी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ, ब्लैक क्रो साम्राज्य और शेनहुआंग साम्राज्य के बीच किस तरह की शर्मनाक बातें चल रही हैं? लिंगजियो को हमेशा लगता था कि यह युद्ध विशुद्ध रूप से देवताओं और मनुष्यों के बीच की लड़ाई थी। वह नहीं जानता था कि शेनहुआंग साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य के बीच किस तरह का समझौता हुआ था, जिसके कारण अंततः वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। वह एक भ्रमित व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। यद्यपि बुद्धिमान लोग अधिक तेजी से मर सकते हैं,
लेकिन वह अभी भी एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बनने की आशा रखता है। मैं भी नहीं जानता, नहीं पता, तो जाओ और मर जाओ। लिंग जियाओ को अचानक लगा कि वह बहुत मजेदार है। इस निजी सुरक्षा गार्ड से सवाल पूछने की क्या जरूरत है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो सच जानने की ज्यादा संभावना रखता हो? उसने तलवार से वार किया और निजी रक्षक, जो लड़ने का इरादा नहीं रखता था, मारा गया। फिर उसने अपने शरीर में भाला निकाला, कायाकल्प की गोली निगल ली और जियुमो जियान का पीछा करना जारी रखा। यदि आप इस युद्ध की सच्चाई जानना चाहते हैं तो जियुमो जियान को पकड़ना सबसे अच्छा परिणाम है। लेकिन अब वह अपना विचार बदलने की योजना बना रहे हैं। जियुमो जियान को मारने की बजाय उसे जिंदा पकड़ना बेहतर हो सकता है। जीवित रहना तो अभी भी उपयोगी है, लेकिन यदि वह मर गया तो कोई सबूत नहीं बचेगा। इस बार वह ट्रम्प कार्ड रखने की योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया है और जियुमो जियान और अन्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। केवल तितली लड़की को कार्रवाई करने देने से ही यह सब बेहतर ढंग से हल हो सकता है। बेशक तितली लड़की को भी सबसे अच्छे समय पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जियुमो जियान के अलावा अर्धचरण यिन और यान क्षेत्र का एक मास्टर है। लेंग मेई को पहले भी इस व्यक्ति ने ब्लॉक किया था और वह जियुमो जियान को मारने में विफल रही थी। इस बार लिंग जियो ने जल्दबाजी में डाइनू को कार्रवाई नहीं करने दी, क्योंकि वह इस व्यक्ति से डरता था। इसलिए उसने स्वयं को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वह भले ही लड़ने में सक्षम न हो, लेकिन उसे लगा कि वह अभी भी लड़ने के लिए योग्य है। इस बार खोज आसान हो गई, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने ब्लैक क्रो बीस्ट को खो दिया था, इसलिए गति बहुत कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसे 8 गार्डों को मारने में बहुत समय लगेगा, लेकिन वास्तव में इसमें 1/4 घंटे से भी कम समय लगा। आधे घंटे बाद लिंग जियाओ ने जियुमो जियान और अन्य लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने छाया कवच या छाया कदम का उपयोग नहीं किया। एक चारा के रूप में ये जितना अधिक सुस्पष्ट होगा उतना बेहतर होगा। इसलिए इस टीम को पकड़ने के बाद लिंग जियो ने सीधे आत्मन्याय का उपयोग किया। भगवान की कब्र। विशाल कब्र का पत्थर खुल गया और बहादुर मरे हुए लोग उसमें से बाहर निकल आए। 8 उजाड़ स्वर्गों के शिखर पर एक विशाल कंकाल, जिसके हाथ में एक ढाल और एक छोटा चाकू है, 7 या 8 मीटर लंबा। इसके पीछे लगभग 100 कंकाल सैनिकों की एक टीम थी। बेशक ये कंकाल सैनिक अपेक्षाकृत कमजोर थे और वे मूल रूप से प्रथम स्तरीय साधक के स्तर के थे। छोटी कुल्हाड़ियां पकड़े हुए भागते समय चरमराहट की आवाजें निकालते थे। ऐसा लगा जैसे यह विशाल कंकाल किसी सेंचुरियन जैसा था। यह अफसोस की बात थी कि वे कंकाल सैनिक सामान्य सैनिकों के खिलाफ तो लड़ सकते थे, लेकिन जियुमो जियान के निजी रक्षकों का सामना करते समय वे केवल तोप का चारा ही बन सकते थे। लिंग जियाओ को इनकी परवाह नहीं थी। भगवान की कब्र का उपयोग करने का उसका उद्देश्य जियुमो जियान को मारना नहीं था, बल्कि ध्यान आकर्षित करना था। लिंग जियाओ विशाल कंकाल सेंचुरियन के कंधे पर खड़ा हो गया और कंकाल सेंचुरियन के साथ आगे बढ़ा। बहुआंटियन की साधना के साथ कंकाल सेंचुरियन लिंग जियाओ के छाया शंकु और लाल सूर्य शंकु के साथ संयुक्त आधे कदम यिन यान क्षेत्र के मजबूत व्यक्ति को छोड़कर नहीं रोका जा सकता था। विशाल ढाल जमीन पर गिर गई और 4 या 5 रक्षक एक ही क्षण में मारे गए। इस विशालकाय कंकाल सेंचुरियन का आकार वास्तव में बहुत बड़ा था, जिससे प्रतिद्वंद्वी को बहुत कष्ट हो रहा था। लिंग जियाओ ने लाल सूर्य शंकु और छाया शंकु को बहुत आसानी से छोड़ दिया, जबकि वह जियुमो जियान को घूर रहा था। जब तक आधा कदम यिन यान क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति ने जियुमो जियान को छोड़ दिया, तब तक बटरफ्लाई गर्ल के लिए कार्रवाई करने का ये सबसे अच्छा समय होगा। उनका मानना था कि आदमी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, अन्यथा लिंग जियो और कंकाल सेंचुरियन के सहयोग का सामना करने वाले बाकी गार्ड केवल एक एक करके उसका पीछा करेंगे और मरेंगे। उसी समय लिंग जियो ने प्रेरणादायक युद्ध गीत देश के प्रति वफादारी गाया और कंकाल सैनिकों और कंकाल सेंचुरियन लाल रोशनी से ढक गए और उनकी लड़ने की शक्ति तुरंत बढ़ गई। नरसंहार शुरू हुआ। ब्लैक क्रो गार्ड एक के बाद एक गिर गए। आप लोग पहले छोटे राजकुमार को ले चलो। अंततः अर्धचरणीय यिन यान क्षेत्र का योद्धा क्रोधित हो गया। उसने अपना भाला उठाया, काले कौवे जैसे जानवर को उठाया और कंकाल सेनापति की ओर दौड़ा। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और कंकाल सेंचुरियन से बचने के लिए जल्दी से छाया कदम का प्रदर्शन किया। बंदूक की ताकत सचमुच भयानक है। शक्तिशाली कंकाल सेंचुरियन कागज की तरह था और आधे कदम यिन यान क्षेत्र योद्धा द्वारा आसानी से मारा गया था। जमीन हड्डियों के टुकड़ों से भरी हुई थी और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कोई भी हड्डी पूरी तरह से बची नहीं थी।
एक बार जब कंकाल सैनिक की मृत्यु हो गई तो शेष कंकाल सैनिकों के लिए कोई समस्या नहीं रही और उन्हें एक के बाद एक गार्डों द्वारा मार दिया गया। जब यह मजबूत आदमी जो यिन और यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे था जिउमोजियान को खोजने के लिए वापस गया तो उसे एहसास हुआ कि वह बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने के जाल में फंस गया था। जिउमोजियान के आसपास के सभी निजी रक्षक मारे गए। इससे समस्या पहले ही स्पष्ट हो जाती है। आधे कदम के यिन यांग दायरे के विशेषज्ञ ने आकाश की ओर दहाड़ लगाए, अपने सीने में गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी दहाड़े, छोटा राजकुमार जिउमोजियान निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। उसे ढूंढो, अलग हो जाओ और उसे ढूंढो। अगर तुम छोटे राजकुमार को नहीं ढूंढ पाए तो वापस मत जाओ। उग्र अर्धचरणीय यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ केवल अपने अधीनस्थों पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। फिर वह भी हवा में उछलकर चला गया। अगर छोटा राजकुमार नहीं मिला तो मुटू उसे जरूर मार डालेगा। इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके जाने के पूरे 1/4 घंटे बाद लिंग जियाओ की कमजोर आकृति पास के घास के एक टुकड़े में दिखाई दी, साथ ही जिउमोजियान भी, जो पूरी तरह से कैद था। चिंता मत करो छोटे राजकुमार, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बीच क्या संबंध है। लिंग जियो ने जिउमोजियान को ठंडे नजर से देखा और उसकी आत्मा की शक्ति अचानक मुक्त हो गई, जो जिउमोजियान के आध्यात्मिक सागर से टकराए। जिउमोजियान को तियान युआन पावर और सोल पावर के साथ कैद किया गया था और बिना किसी प्रतिरोध के उसे लिंग जियो द्वारा आसानी से नियंत्रित किया गया था। जाओ, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जिउमोजियान ने सुस्त आंखों से लिंग जियो को देखा और कहा, यह युद्ध मूल रूप से मेरे स्वामी और आपके दिव्य फीनिक्स सम्राट के बीच एक सौदा था। इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से जीनिंग की उत्तरी रेगिस्तानी सेना और लू चेंगलों के शाही शहर को मिटाना था। शिविर, और निश्चित रूप से आप। ओह, वह मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, और यहाँ तक कि उसने मेरी तुलना जीनिंग की उत्तरी रेगिस्तानी सेना और लू चेंगलों के शाही शहर शिविर से भी की है। लिंग जियाओ हंसना चाहता था, लेकिन वह हंस नहीं सका। उसकी आवाज सूखी और कड़वी थी। सबसे बुरी स्थिति फिर भी घटित हुई। हजारों सैनिकों और लाखों सैनिकों और नागरिकों को बेवकूफों की तरह चिढ़ाया गया। उन श्रेष्ठ लोगों की नज़र में वे त्यागे जा सकने वाले परित्यक्त बच्चों से अधिक कुछ नहीं है। सौभाग्य से लिंग जियाओ ने शतरंज के खेल को उलटने की पूरी कोशिश की। हालांकि यह सही नहीं था। जीनिंग, लू चेंगलोंग और फैंग की ज्ञान सभी बच गए। उत्तरी रेगिस्तान की सेना के अधिकांश लोग भी बच गए और नागरिकों को कुछ ही हताहत हुए। केवल इंपीरियल सिटी कैंप के 70,000 से अधिक सैनिक ही दयनीय स्थिति में थे। वे सम्राट के प्रति वफादार और देशभक्त हैं और दुश्मन को मारने के लिए जुनून के साथ अग्रिम पंक्ति में आते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे सिर्फ परित्यक्त मोहरे हैं। सिर्फ इसलिए कि वे श्रेष्ठ लोग चाहते थे कि लू चेंगलोंग, जीनिंग, फैंग क्विंग्यान और लिंग जियो मर जाएं। आप चाहते हैं कि हम मर जाएं और दुखी हो जाएं, लेकिन मैं, लिंग जियो, आपको सफल नहीं होने दूंगा। हम देखेंगे। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। बेइमो सिटी पुनः मजबूती से खड़ी होगी तथा और भी अधिक मजबूत बनेगी। वह एक एक करके उन लोगों से भी हिसाब लेंगे जो इस सब के पीछे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सिकोंगजून, बियान त्यान्यान या सम्राट है। वे सब अवश्य मरेंगे। युद्ध के मैदान में शहीद हुए सैनिकों के जीवन की कीमत चुकाओ। उन्होंने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। जिउमोजियान को जानवर की अंगूठी में फंसाया और फिर जानवर की अंगूठी को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह और नहीं टिक सकेगा। वास्तव में 8 गार्डों से लड़ने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और तार्किक रूप से उसे उपचार मिलना चाहिए था। यह अफसोस की बात है कि जिउमोजियान को जीवित पकड़ने के लिए वह न केवल समय पर उपचार प्राप्त करने में विफल रहा, बल्कि लड़ाई में भाग लेने का जोखिम भी उठाया। इस समय मैं अंततः और अधिक नहीं रुक सका, इसलिए उसे वह सब कुछ तैयार करना होगा जो तैयार किया जाना चाहिए। उसने छिपने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी, लेकिन अंततः वह बेहोश हो गया और गिर पड़ा। बटरफ्लाई गर्ल पहाड़ों और नदियों की दुनिया में नहीं गई, नहीं वह जानवरों की अंगूठी में रही। वह लिंग जियो के पास छिपी हुई थी। हालांकि वह अपने घावों को ठीक नहीं कर सकती थी और लिंग जियो को हिला नहीं सकती थी, लेकिन वह लिंग जियो को जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने और दुश्मनों द्वारा मारे जाने से बचा सकती थी। यह अभी भी ठीक है। आकाश नीला है और सूर्य अग्नि के समान है। घनी घास के बीच लिंग जियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रात को अच्छी नींद लेने के बाद उसकी चोटें अप्रत्याशित रूप से ठीक हो गईं। इतना ही नहीं,
बल्कि उसकी साधना के स्तर में भी सुधार हुआ। किजिंगटियन खेती आधार, यह उसकी वर्तमान स्थिति है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंततः प्रकाश और छाया के रहस्य के 5वें चरण में भी महारत हासिल कर ली। और यह सब वास्तव में एक सपने में हुआ था। अगर ये बताया जाता तो हर कोई हैरान हो जाता। उसने आसमान की तरफ देखा। हालांकि मौसम गर्म था, लिंग जियाओ अच्छे मूड में था। जियू जियान को जीवित पकड़ने के बाद उसकी साधना का स्तर एक और सफलता पर पहुंच गया। चोट के कारण कोई परिणाम नहीं हुआ। आप वापस जा सकते हैं। बेमो शहर की दिशा में देखते हुए लिंग जियो ने जल्द से जल्द वापस लौटने की योजना बनाई। इस बार जियूमो जियान का पीछा करने का उसका सबसे बुनियादी उद्देश्य जीनिंग और अन्य को बचाना था। चाहे ये काम करे या न करे, वापस जाना जरूरी है। हालांकि जब वह आया तो उसने बहुत तेजी से उसका पीछा किया और जियूमो जियान की आभा को लॉक करने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन उसे रास्ता बिल्कुल याद नहीं था। अब वह केवल एक सामान्य दिशा में वापस भाग सकता था। सौभाग्य से वह एक योद्धा है। अगर उसे पहाड़ या किसी चीज का सामना करना पड़े तो वह आसानी से उसे पार कर सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह अफवाह है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और काले कौवा साम्राज्य के बीच एक बिच्छू जनजाति है। नेता बिच्छू राजा अप्रत्याशित ताकत है। इसके अलावा वे रेगिस्तान में जीवित रहने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए चाहे वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य हो या काला कौवा साम्राज्य, मैं इस जनजाति के लोगों को भड़काना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि मैं इन बिच्छुओं का सामना नहीं करूंगा। लिंग जियाओ न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट पसंद करता है, वह बहुत अध्ययनशील भी है। इसलिए शेनहुआन साम्राज्य में आने के बाद उसने वास्तव में बहुत सारी किताबें पढ़ी। वह शेनहुआन महाद्वीप के स्थानीय रीति रिवाजों और भौगोलिक विशेषताओं से काफी परिचित हैं। इस जहरीले रेगिस्तान में छिपे कुछ राक्षसों के अलावा जाहिर है सबसे अकारण ही बिच्छू लोग हैं। ये वृश्चिक राशि वाले लोग न केवल मजबूत होते हैं बल्कि जहरीले बिच्छुओं को नियंत्रित करने में भी माहिर होते हैं। रेगिस्तान में जहरीले बिच्छू बड़े और छोटे होते हैं और उनसे बचना बहुत मुश्किल है। जब आप चल रहे हों या सो रहे हों तो वे आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें उकसाने से बच सकते हैं तो लिंग जियो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वह काफी भाग्यशाली है। 1 घंटे तक भागने के बाद लिंग जियाओ को एक बिच्छू आदमी नहीं दिखाई दिया। उसे रेगिस्तान में केवल कुछ राक्षसों का सामना करना पड़ा जो उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने एक रेगिस्तानी साधु केकड़े को भी वश में कर लिया। ये रेगिस्तानी हार्मिट केकड़ा बहुत बड़ा है, 2 मंजिल जितना ऊंचा है। इस पर बैठना कठपुतली युद्धपोत की सवारी करने जैसा है। यह न केवल बहुत तेज है बल्कि यह बहुत परेशानी भी बचाता है। मूलतः इस विशाल राक्षस को देखकर कई राक्षस बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लंबी यात्रा के बाद लिंग जियाओ को थोड़ी प्यास लगी। जब वह चला तो उसने सारा पानी और भोजन बेमो दर्रे के सैनिकों और नागरिकों के लिए छोड़ दिया। वह खुद अब सचमुच बहुत गर्म हो गया था। यद्यपि स्वर्गीय क्षेत्र में योद्धा कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं, परंतु वे पानी के बिना नहीं रह सकते। जब तक आप गुफा स्वर्ग क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, आप आधे महीने तक बिना भोजन और पानी के रह सकते हैं। अन्यथा जब आप एकांत में होते हैं तो सूखा भोजन और पानी आवश्यक चीजें हैं। भंडारण रिंग का इतना महत्वपूर्ण होने का कारण वास्तव में इस बिंदु से निकटता से संबंधित है। रेगिस्तानी साधु केकड़ा लिंग जियाओ को एक नखलिस्तान में ले आया जिसने लिंग जियाओ को बहुत प्रभावित किया। हालांकि यह बड़ा आदमी पहले थोड़ा कठोर था, लेकिन उसके द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद वह जल्द ही आज्ञाकारी हो गया। वह ये भी जानता था कि वह प्यासा था, इसलिए वह उसे नखलिस्तान में ले आया। खैर, पहले तो उसने ऐसा ही सोचा था। जब तक उसने नखलिस्तान में अजीब दिखने वाले बिच्छुओं के एक समूह को सतर्कता से उसकी ओर देखते हुए नहीं देखा, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि यह बड़ा आदमी अपने भले के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि उससे बदला लेने की योजना बना रहा था। इसलिए वह उसे इस बिच्छू के घोंसले में ले आया। रेगिस्तानी एकांतवासी केकड़ा पानी में कूद पड़ा और वास्तव में विजयी भाव से हंसने लगा। ये निश्चित रूप से एक हंसी थी। लिंग जियो इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। आपकी बहन, लिंग जियो ने मन ही मन कोसा। वास्तव में उसके साथ एक जानवर ने खेल खेला था। हालांकि रेगिस्तानी हार्मिट केकड़े का घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिका। लिंग जियाओ ने अपना दाहिना हाथ जमीन पर दबाया और एक छाया शंकु जमीन को चीरता हुआ उसके पीछे भागा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विशाल दहाड़ ने रेगिस्तानी साधु केकड़े को सीधे भूमिगत नदी से बाहर हिला दिया। जब विशाल शरीर जमीन पर गिरा
तो वह टुकड़ों में टूट गया। सब लोग, मेरा वास्तव में बिच्छू लोगों के क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा नहीं था। मुझे इस जानवर द्वारा यहाँ लाया गया था। मैं अब जा रहा हूँ। लिंग जियाओ इन बिच्छू लोगों से लड़ना नहीं चाहता था, विशेषकर एक महिला बिच्छू व्यक्ति जो सबसे कमजोर स्थिति में भी कम से कम 10वीं गुफस वर्ग की शक्तिशाली महिला लगती थी, और वह उसे बिल्कुल भी उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा हालांकि अन्य बिच्छू लोग कमजोर थे, लेकिन वे भी स्वर्गीय क्षेत्र में शक्तिशाली लोग थे। एक बार जब वे घिर गए तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जैसा कि कहावत है, एक अच्छा आदमी अपने सामने हार नहीं मानता। हालांकि लिंग जियाओ बहादुर और निडर है, उसे देखना होगा कि उसका सामना किससे हो रहा है। ये जानते हुए कि आप जीत नहीं सकते और फिर भी कड़ी मेहनत करते रहना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता और लापरवाही है। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग भयानक इसलिए होते हैं क्योंकि वे आपसे ज्यादा बात नहीं करते। यदि आप उनके क्षेत्र में घुसेंगे तो आप मर जाएंगे। सतह पर मादा बिच्छू व्यक्ति मनुष्यों से बहुत अलग नहीं दिखती है, लेकिन लड़ते समय वह आधी मानव और आधी बिच्छू अवस्था दिखाएगी। यद्यपि ये जनजातियां कहती हैं कि मनुष्य नीच है, क्योंकि पवित्र राजवंश ने जुवान क्षेत्र पर हजारों वर्षों तक शासन किया है, फिर भी उनके मन में वे वास्तव में अभी भी मानव रूप को ही पूर्ण रूप मानते हैं। इसलिए चाहे कोई भी महाद्वीप या जनजाति हो, मानव रूप को बनाए रखना गर्व की बात है। केवल पर्याप्त शक्ति वाले योद्धा ही ऐसा कर सकते हैं। हे छोटे इंसान, तुम किसी और के इलाके में घुस आए और इतना शोर मचाया। क्या तुम माफी मांगने के बाद चले जाना चाहते हो? ये बहुत ही कपटपूर्ण है न? बिच्छू औरत बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन उस आकर्षक मुस्कान के बाद उसने निर्दयतापूर्वक हमला किया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसका दाहिना हाथ अचानक हल्के से फड़क उठा और एक अजीब सी रोशनी, जिसे नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल था, लिंग जियो की ओर चमकी। गति बहुत तेज थी और कोण भी मुश्किल था। ये वाकई क्रूर और निर्दयी था। यदि आप इस विषैली रोशनी की चपेट में आ गए तो आप मरेंगे नहीं तो लकवाग्रस्त हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे योद्धा बिच्छू आदमी के साथ जुड़ने या यहाँ तक कि बिच्छू आदमी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बिच्छू आदमी वास्तव में निर्दयी हैं। हालांकि लिंग जियाओ की साधना अब सफल हो चुकी है और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा उसने सुबह से ही बिना किसी नुकसान के पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा है और वह हमेशा बिच्छू महिला की हर हरकत पर ध्यान दे रहा है। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया तो उसकी लाइट ऑफ स्पीड पहले ही तैनात हो चुकी थी और वह एक तरफ भाग गया। वूश पॉप ऑर्किड के रंग की रोशनी लिंग जियाओ पर तो नहीं पड़ी, लेकिन लिंग जियाओ के पीछे की झाड़ियों पर पड़ी। पलक झपकते ही रेगिस्तान के पौधे जो मूल रूप से जीवन शक्ति से भरपूर थे, अचानक मुरझाकर काले हो गए। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ का दिल कांप उठा। अच्छा आदमी, इस व्यक्ति का बिच्छू का जहर बहुत तेज है और हमला भी काफी क्रूर है। वह वास्तव में अपनी जान चाहता है। बिच्छू महिला का हमला विफल हो गया और उसने तुरंत हमला नहीं किया, लेकिन आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। ये दिलचस्प है। आपकी मानव उम्र के अनुसार आपकी उम्र केवल 15 या 16 साल होनी चाहिए। आप सुंदर और प्यारी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके कौशल खराब नहीं होंगे। बिच्छू जनजाति की बहन, मुझे वास्तव में आपके बिच्छू जनजाति से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको मुझे मजबूर क्यों करना पड़ रहा है? लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान दी, उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और कूदकर दूर चला गया। उसने देखा कि इन लोगों से तर्क करना व्यर्थ है। ये बिच्छू लोग अनुचित थे। लिंग जियो की आकृति को अचानक एक सुनहरी रोशनी में बदलते और दूर की ओर भागते हुए देखकर बिच्छू महिला बस थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसके सफेद और नाजुक हाथों में एक पिपा था। जैद प्याज की तरह पतली उंगलियों ने धीरे से पीपा बजाया और फिर अजीब संगीत बज उठा। रेगिस्तान से ठंडी सांसों की आवाजें आ रही थीं और सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उस समय लिंग जियो को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। जल्दी में उसने जल्दी से लाल सूर्य पंख वाले कपड़े का इस्तेमाल किया और फिर रेगिस्तान में 2 लाल सूर्य शंकु फेंके। रेत से आग की लपटें निकलने लगी और कई जली हुई चीजें बाहर निकल आईं। लिंग जियाओ ने इस समय इसकी पुष्टि की। रेत में छिपे बिच्छुओं के कारण ही उसके सिर में झुनझुनी हो रही थी। ये बिच्छू बड़े नहीं थे, केवल अंगूठे के नाखून के आकार के थे, लेकिन रंग थोड़ा अजीब था और यह एक पारदर्शी रंग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लिंग जियाओ ने पहले भी अनंत दिव्य गोली सूत्र में इस तरह के जहरीले बिच्छू का उल्लेख देखा था।
ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के जहरीले बिच्छू के जहर का उपयोग कई प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली जहर और जहर की गोलियां बनाने में किया जा सकता है। यहाँ तक कि बिना किसी प्रसंस्करण के भी ये विष अकेले ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा को मौके पर ही मारने के लिए पर्याप्त है। तस्क, तुम छोटी सी प्यारी सी लड़की वाकई काबिल हो। तुम इतना जानती हो कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरी रखेल बन जाओ, शायद तुम अपनी जान बचा सको, वरना तुम कितने जहरीले बिच्छू मार सकती हो। बिच्छू औरत आकर्षक और क्रूरता से हंसे और फिर पीपा की आवाज तेज और तेज हो गई। जैसे जैसे पीपा की ध्वनि जारी रही, रेत अधिकाधिक घनी सरसराहट की आवाजों से भर गई। लिंगजियो ने पाया कि जमीन, जो पहले रेत से ढकी हुई थी, अब पूरी तरह से उन जहरीले बिच्छुओं से ढकी हुई थी। कम से कम उनकी संख्या हजारों में थी। उनमें से प्रत्येक का डंक एक हल्की ऑर्किड रोशनी से चमक रहा था। अगर लिंग जियाओ को उनमें से किसी ने डंक मार दिया तो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। जब तक विश्रण का कोई रामबाण इलाज नहीं होगा तब तक उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। घनी आबादी वाले जहरीले बिच्छुओं को देखकर लिंग जियाओ को हवा में तैरना पड़ा और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने कई लड़ाइयां देखी थी, लेकिन उसने कभी किसी को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक क्रो साम्राज्य और फीनिक्स साम्राज्य दोनों ही स्कॉर्पियन जनजाति के साथ गठबंधन बनाना चाहते थे। घनी भीड़ में एक साथ इतने सारे जहरीले बिच्छुओं को बुलाने से युद्ध का रुख पूरी तरह पलटने जैसा भयानक प्रभाव पड़ सकता है। लॉर्ड स्कॉर्पियन, हमें अभी भी काम करना है, क्यों न हम इस आदमी को मार डालें। स्कॉर्पियन के लोग, जो पहले स्कॉर्पियन के पास खड़े थे, ने एक सुझाव दिया। ऐसा लग रहा था कि वे लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, बल्कि एक अधिक भयानक संकट से बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? मैंने अभी तक पर्याप्त मज़ा नहीं लिया है। इतने प्यारे छोटे इंसान लड़के को मज़ा लेने के लिए बहुत खेलना पड़ता है। और तुम घबरा क्यों रही हो? अगर आसमान गिर जाए तो राजा उसे थाम लेगा, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जाने और मरने दिया जाए। ज़ीली ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। वैसे भी लिंगजियो इस समय जहरीले बिच्छुओं से घिरा हुआ था और बिल्कुल भी बच नहीं सकता था, इसलिए वह अपने खाली समय में लिंगजियो की देखभाल कर सकती थी। छोटे भाई, कृपया मेरी बहन के सामने झूठ बोलना बंद करो। तुमसे युद्ध की बू आ रही है और यह बहुत तेज है। अगर मेरी बहन ने सही अनुमान लगाया है तो तुम्हें एक सैनिक होना चाहिए। हम बिच्छू जनजाति से क्या चाहते हैं? और क्या तुम काले कौवा साम्राज्य या दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से हो? लिंग जियाओ चौंक गया। यह महिला वाकई बहुत शक्तिशाली थी। वह उसकी आभा देखकर ही उसकी अनुमानित पहचान बता सकती थी। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के सामने झूठ न बोलना ही बेहतर होगा। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। बहन, मैं मूल रूप से किंगेक्सू अकादमी का शिष्य था। इस बार मैं परीक्षण के लिए सेना के साथ सीमा तक गया। क्योंकि मैं ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोगों का पीछा कर रहा था, मैं अपना रास्ता भटक गया। मैं मूल रूप से एक रेगिस्तानी साधु केकड़े को वश में करना चाहता था और यह ठीक काम कर गया। लौटते समय कौन जानता था कि वह जानवर मुझे यहाँ ले आएगा। लिंग जियाओ के शब्द निश्चित रूप से झूठ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे जाने देगा, इसलिए बोलते समय उसकी आत्मिक शक्ति मुक्त हो गई थी, जो किसी भी समय भागने के लिए तैयार थी। हे, आप ईमानदार हैं और आपने झूठ नहीं बोला। ज़ीली ने कुछ देर तक लिंगजियो को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। चूंकि मैंने जो कहा वह सच है, बहन, तो क्या मुझे उन जहरीले बिच्छुओं को हटाने के लिए नहीं कहना चाहिए? जब लिंग जियाओ ने बात की तो उसने ज़ीली से अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान चली जाएगी। हालांकि तुम सच कह रहे हो, लेकिन जो कोई भी बिच्छू जनजाति में घुसेगा वह मर जाएगा। ये हमारा नियम है। अगर तुम उसे जीवित पकड़ लेते हो तो मैं काम आऊंगा। ज़ीली की आकर्षक आंखें चमक उठी और उसने अपने पास खड़े बिच्छू आदमी से कहा। हाँ, ज़ीली के बगल में एक पुरुष बिच्छू आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसके हाथ में हथियार एक अजीब कोड़ा था। ये कोड़ा कौंटों से भरा था और कभी भी जहर छिड़क सकता था, या इसका इस्तेमाल लोगों को बांधने के लिए बिना जहर के भी किया जा सकता था। लंबा चाबुक लिंग जियाओ पर फेंका गया। ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। शायद बिच्छू लोग शिकार करते समय ऐसा ही करते हैं, क्योंकि केवल इसी तरह से शिकार आज्ञाकारी हो सकता है।
नौवां स्वर्गीय योद्धा। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने एक चाल चली, लिंग जियो ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर का अंदाजा लगा लिया और गोल्डन क्रो तलवार ने अचानक कार्रवाई की और फिर लंबे चाबुक पर जोर से वार किया। आग की तेज रोशनी चमक उठी और लिंग जियो के पास मौजूद कुछ जहरीले बिच्छू जिंदा ही भून गए। भयानक ऊर्जा ने अनगिनत जहरीले बिच्छुओं को उड़ा दिया और उन्हें बिच्छू आदमी पर फेंक दिया जो ऊपर उड़ गया, लेकिन लिंग जियो के शरीर ने हवा में उड़ने का अवसर लिया। स्नैप! लंबा चाबुक और सुनहरी कौवा तलवार मध्य हवा में टकरा गए। लिंग जियो ने इस शक्ति का उपयोग ऊपर जाने के लिए किया, लेकिन बिच्छू आदमी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने फिर से अपना कोड़ा निकाला और लिंग जियो को जोर से कोड़ा मारा। अलविदा! लंबा चाबुक बाहर फेंका गया, लेकिन ये लिंग जियो पर हमला करने में विफल रहा, क्योंकि इस समय लिंग जियो की पीठ पर पंख थे और वह हवा में उड़ गया। गति इतनी तेज थी कि उसने ज़ीली को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये कोई उड़ने वाली मार्शल आत्मा है? नहीं, यह कोई मार्शल आत्मा नहीं है, लेकिन वह केवल स्वर्गीय क्षेत्र में है। वह अपने पंखों को कैसे संघनित कर सकता है? जैसे ही उसने बड़बड़ाया, ज़ीली ने अचानक अपने होठों को दबाया और मुस्कुराया। आप लोग यहाँ निगरानी करते रहेंगे। अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। ये छोटा सा प्यारा सा जानवर दिलचस्प है, उसके अंदर कोई कीमती खजाना छिपा होगा। मैं खुद उसके पीछे जाऊंगा। हाँ, भगवान ज़ीली। निर्देश देने के बाद ज़ीली ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर हवा में छलांग लगा दी। हालांकि वह अपने पंखों को संघनित नहीं कर सकता था, उसका शरीर मध्य हवा में तैर सकता था और उसकी गति लिंग जियाओ से भी अधिक तेज थी। मेरे प्रिय, बेहतर होगा कि तुम तेजी से भाग जाओ, अन्यथा ये पीछा करने का खेल निरर्थक हो जाएगा। ज़ीली का दर्जा बिच्छू जनजाति में बहुत ऊंचा था। अगर दूसरों को पता चले कि स्वर्गीय क्षेत्र का एक मानव योद्धा उसके हाथों से बच गया है, तो निश्चित रूप से उसके लिए वापस जाना शर्मनाक होगा। तो लिंग जियो ही वह है जिसे उसे पकड़ना होगा। नहीं, तुम सचमुच मेरा पीछा कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया। आकाश में एक सुनहरी रोशनी हवा में फैल गई और पीछे असहाय चीखें और शाप छोड़ गई। लिंग जियाओ को पहले ही पता चल गया था कि ज़ीली उसका पीछा कर रहा था। वह बहुत उदास था। वह बेईमो शहर की विपरीत दिशा में भाग रहा था। वह आखिरकार यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके सारे पिछले प्रयास बर्बाद होने वाले थे। टकराना! ज़ीली उड़ नहीं सकती और केवल ग्लाइड कर सकती है। लंबे समय तक ग्लाइड करने के बाद शरीर अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे नर्म समुद्र तट पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और फिर आकाश में फिर से विस्फोट हो गया और गति बहुत तेज थी। मेरे प्यारे, भागने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बहन ने पहले ही कह दिया है कि वह तुम्हें नहीं मारेगी। वापस आओ और कुछ समय के लिए बिच्छू जनजाति में मेरे साथ रहो। जब जांच स्पष्ट हो जाएगी तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें जाने दूंगा। ज़ीली के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। वह स्पष्ट रूप से इसे एक बिल्ली और चूहे का खेल मान रहा था। बहुत समय हो गया था जब किसी इंसान ने उसे इतना खुश किया था। सास, बूढ़ी भूतनी, तुम बीमार हो। अपने साथ बिच्छू जनजाति में वापस चलो और मैं तुम्हारे द्वारा पूरी तरह से जीवित नहीं खाया जाऊंगा। युवा स्वामी। लिंग जियाओ जानता था कि हर बिच्छू आदमी बेहद क्रूर होता है। जब तक वे पैदा होते हैं, वे अपने माता पिता को खाते हैं और फिर जीवित रहने के लिए अपने माता पिता से विरासत प्राप्त करते हैं। न केवल अधिक शक्तिशाली हो गया, बल्कि अधिक क्रूर भी हो गया। छोटी सी बात, तुमने जो कहा वह बहुत कठोर है, लेकिन तुम सही हो। बहन तुम्हें मार डालेगी, तुम्हारा खून चूसेगी और फिर तुम्हें एक नमूना बना देगी। तुम आज बच नहीं सकती। जब ज़ीली ने लिंग जियो के शब्द सुने तो वह तुरंत क्रोधित हो गई और जोर से कोसने लगी। बूढ़े राक्षस, सपने मत देखो। भले ही मैं आत्महत्या कर लूं, मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगी। भागते समय लिंग जियो ने विचार किया कि क्या तितली लड़की को मदद के लिए बुलाया जाए। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। यह अभी जीवन और मृत्यु के कगार पर नहीं है। तितली लड़की से बहुत जल्दी मदद मांगना उसके विकास के लिए बहुत हानिकारक होगा। छोटी सी चीज जो कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं उगल सकती। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ? चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ज़ीली सचमुच क्रोधित थी। उससे कम साधना स्तर वाला कोई भी मनुष्य उससे इस तरह बात करने का साहस नहीं कर सकता था। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? ऐसा कहने के बाद उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। पहले सुंदर और आकर्षक शरीर घिनौना और डरावना हो गया और उसके पीछे एक बड़ी बिच्छू की पूंछ उगाई। फिर पूंछ ने जल्दी से ताकत जुटाई और फिर हवा को चीरते हुए लिंग जियाओ की ओर बढ़ी।
हवा में यह ऊर्जा वास्तव में एक विशाल जहरीले बिच्छू के रूप में विकसित हुई। विशाल जहरीले बिच्छू ने अपने नुकीले दांत और पंजे हवा की बाधा को चीरते हुए बाहर निकाले। कुछ ही पलों में वह सैकड़ों मीटर की दूरी पार करके लिंग जियाओ के पीछे आ गया। विशाल पूंछ ने लिंग जियाओ के शरीर पर भयंकर वार किए। मैं चकमा दूंगा। लिंग जियाओ ने इस बिच्छू से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। वह स्वर्ग क्षेत्र में नहीं था, न ही वह पहली बार गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था, लेकिन 10वीं गुफा स्वर्ग में एक मजबूत आदमी था। यदि तितली लड़की कोई कार्रवाई नहीं करती, तो यदि वह सीधे युद्ध करता, तो उसे मौत को आमंत्रित करना पड़ता। छाया कदम। एक पल में लिंगजियो का शरीर मध्य हवा में गायब हो गया और विशाल बिच्छू हवा में घुस गया। तुमने मेरे सामने अपने तुच्छ कौशल दिखाने की हिम्मत की, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ से चले जाओ। लिंगजियो का सामना करते हुए, जिसने पहले से ही शैडो स्टेप का उपयोग किया था, ज़ीली ने हमला करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया और विशाल बिच्छू की पूंछ ने अचानक मध्य हवा में दिशा बदल दी। आपकी बहन। लिंगजियो ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार लहराई। बिच्छू की पूंछ ने गोल्डन क्रो तलवार पर जोर से प्रहार किया और भयानक बल ने लिंगजियो को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर एक पल में टूटने वाला था और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से जमीन पर गिर गया। टकराना। जमीन पर कई मीटर गहरा रेत का गड्ढा बन गया था और लिंगजियो लगभग रेत में जिंदा दफन हो गया था। ये दृश्य देखकर ज़ीली अपने होठों को सिकुड़ने और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह अचानक रेत के गड्ढे के पास दिखाई दिया। उसने अपने दाहिने हाथ की औंकी उंगलियों से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोला, छोटे, अब तुम्हें पता चल गया है कि मतलबी होने के क्या नुकसान हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हें आज मेरे साथ वापस जाना होगा। अपनी बहन के पास वापस जाओ। रेत के गड्ढे से अचानक एक आकृति फूट पड़ी और उसके हाथ में स्वर्ण कौवा तलवार ने प्रकाश और छाया का एक काला और सफेद शंकु बना लिया, जैसे कि एक पवित्र लाल तोप से एक तोप का गोला, और ज़ीली की ओर बढ़ा, जो केवल 10 मीटर से अधिक दूर था। हालांकि लिंगजियो के लिए आसमान से गिरना शर्मनाक था, लेकिन अपने मजबूत शरीर के साथ वह घायल नहीं होगा। तुमने फिर से गंदी बातें कही, लेकिन मैं तुम्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिंगजियो के हमले का सामना करते हुए ज़ीली ने बस आंखें मूंद ली और उसे एक हाथ से दूर कर दिया। प्रकाश और छाया का हिंसक शंकु पानी की एक बूंद की तरह आसानी से कुचल दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी हथेली से हवा जमीन पर चली और रेत वास्तव में एक विशाल बिच्छू के आकार में संघनित हो गई। इस बार उसने अपनी पूंछ लिंगजियाओ के शरीर पर पटक दी, जिससे लिंगजियाओ टुकड़े टुकड़े हो गया और लगभग उसे चोट लग गई। उसे मौके पर ही कुचल दिया गया। हालांकि लिंगजियो, जो जमीन पर गिर गया था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सफल लग रही थी। शून्य छाया मगरमच्छ। गुरुजी, देखो आप कैसे छिपते हैं। ज़ीली ने वास्तव में लिंगजियाओ को कम आंका था। जब शून्य छाया मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोला, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से चकमा दिया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से इससे बच नहीं पाई। उसके पीछे की पूंछ शून्य छाया मगरमच्छ ने काट ली और नीला तरल पूरी जमीन पर फैल गया। मैं तुम्हें मार दूंगा। रोश। ज़ीली सचमुच बहुत क्रोधित थी। स्वर्गीय क्षेत्र के एक योद्धा ने वास्तव में उसे चोट पहुंचाई। 10वीं गुफा में एक मजबूत व्यक्ति। ये बिल्कुल अक्षम्य था। क्या अफसोस है, मैंने उसे काटकर नहीं मारा। लिंगजियाओ ने असहाय होकर आह भरी। योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, वह खतरे के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा। शून्य छाया मगरमच्छ का उपयोग एक बार किया गया है, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह फिर से काम करता है तो यह इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद, जब तक वह बटरफ्लाई गर्ल को लड़ने नहीं देता, ज़ीली का सामना करना एक मृत अंत होगा। हालांकि ज़ीली, जो गुस्से में थी, अचानक शांत हो गई और इसके बजाय एक आड़ू जैसी मुस्कान दिखाई। बस यह मुस्कान थोड़ी पारगम्य लगती है। ठीक है, ये बढ़िया है। तुम छोटे लड़के वास्तव में मेरी बहन के साथ अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे हो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से वापस ले जाऊंगा और तुम्हें तब तक यातना दूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ज़ीली मुस्कुराए। ऐसा नहीं था कि वह लिंगजियाओ से नफरत नहीं करती थी, लेकिन अगर उसने लिंगजियाओ को इतनी आसानी से मार दिया, तो यह इस बच्चे के लिए थोड़ा आसान होगा। वह अपने तरीकों का इस्तेमाल करके इस लड़के को इतनी यातना देना चाहती थी कि वह बच न सके या दर्द में मर जाए। बूढ़े भूत, मुझे डर है कि तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है। लिंगजियो अचानक खड़ा हो गया और मुस्कुराया। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता भी न हो और आपके पास मुझसे निपटने का कोई इरादा नहीं होगा।
छोटे दोस्त, ये बेकार की जद्दोजहद बंद करो। तुम्हारी बातें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बहन। इस जहरीले रेगिस्तान में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ीली बहुत आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। ओह, सच में? क्या होगा अगर यह आदमी तैमूर मुटू है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या? जब ज़ीली ने ये नाम सुना तो वह स्पष्ट रूप से थोड़ा डर गया। ब्लैक क्रो साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर तैमूर मुटू को बिच्छू राजा जितना शक्तिशाली कहा जाता है। यहाँ तक कि 10 बिच्छू राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या तुम डरे हुए हो? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, तैमूर मुटू वास्तव में डरावना है, लेकिन ब्लैक क्रो साम्राज्य हमेशा हमारे बिच्छू जनजाति के समान स्तर पर रहा है। वह यहाँ क्यों आएगा? ज़ीली ने ठंडी सांस ली। क्या तुम्हें नहीं पता? ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक क्रो एम्पायर का युवा राजकुमार जियुमो ज़ियान खो गया है और मुटू उसे बेतहाशा ढूंढ रहा है। आमतौर पर ब्लैक क्रो एम्पायर आपके स्कॉर्पियन जनजाति का सम्मान करता है, लेकिन अगर उन्हें पता चलता है कि आपने उनके छोटे राजकुमार को पकड़ लिया है तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, छोटे दोस्त, अगर तुम्हारे पास अपनी बहन को डराने का समय है तो तुम ये भी सोच सकते हो कि कैसे भागना है। जैसे ही उसने ये कहा, ज़ीली की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने दूर आसमान की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद घबराई हुई हो गई। इस अवसर का लाभ उठाकर लिंग जियाओ छिप गया। अब भागना निश्चित रूप से असंभव था। उस बूढ़े आदमी मुटू द्वारा खोजे जाने की बहुत अधिक संभावना थी, लेकिन अगर वह छिप गया और अपनी सांस पूरी तरह से बंद कर ली तो मुटू के लिए उसे ढूंढना असंभव होगा। कुछ ही क्षण बाद 2 आकृतियां आकाश में तेजी से प्रकट हुईं। उनमें से एक है तैमूर मुटू, दूसरा आधा कदम यिन यांग क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति है जो जियुमो ज़ियान की रक्षा कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी ज़ीली से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा नाम ज़ीली है ना? मुझे याद है कि तुम बिच्छू राजा के अधीन 3 कमांडरों में से एक हो। अब मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। बताओ, छोटा राजकुमार जियुमो ज़ियान कहाँ है? मुटू ने शांति से ज़ीली को देखा, मानो वह असहमत होने पर ज़ीली को मार डालने वाला था। तैमूर मुटू एक लौह रक्त वाला योद्धा था। ब्लैक क्रो साम्राज्य में उसने बिच्छू जनजाति के उन्मूलन की वकालत की। बस इतना ही है कि महारानी बिच्छू जनजाति के साथ शांति से रहना चाहती है। लेकिन आज छोटे राजकुमार जियुमो ज़ियान की खातिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सभी बिच्छू जनजाति का वध कर दे। तैमूर मुटू, यद्यपि तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, फिर भी तुम मेरे बिच्छू जनजाति के क्षेत्र में घुस आए और मुझसे प्रश्न करने आए। क्या तुम्हें हमारे राजा को नाराज करने और अपने काले कौवा साम्राज्य के साथ युद्ध करने का डर नहीं है? हालांकि वृश्चिक राशि वाले मुटू से डरते हैं, वृश्चिक राशि वाले हमेशा से ही घमंडी और जिद्दी रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि वे मौत से नहीं डरते। वह किसी भी हालत में अपने क्षेत्र पर आक्रमण करने वालों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी। युद्ध में एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ, तैमूर मुटू ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। तुम लोग वास्तव में अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। अगर उस बूढ़ी और मूर्ख रानी ने तुम्हारे साथ शांति से रहने पर जोर नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मिटा देता और बिच्छू जनजाति का क्षेत्र वापस कर देता। यह मेरे काले कौवा साम्राज्य का क्षेत्र है, बेहतर होगा कि तुम इसे अच्छी तरह याद रखो। मुटू ने ज़ीली को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वह जियुमो ज़ियान की तलाश में नहीं होता तो वह ज़ीली के साथ बकवास करने की जहमत भी नहीं उठाता और बहुत पहले ही ज़ीली को मार देता। तुम बहुत आगे जा रहे हो, ज़ीली ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमकाता हूँ? मैं तुम्हें ये पता लगाने का एक और मौका दूंगा कि छोटा राजकुमार कहाँ है। मुझे मत बताना कि मुझे नहीं पता। मैंने अभी अभी छोटे राजकुमार की आभा को महसूस किया है, तैमूर मुटू ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ीली को अचानक लिंग जियाओ का ख्याल आया। क्या उस बच्चे ने जियुमो ज़ियान को पकड़ लिया? ज़ीली ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, लेकिन अंततः लिंग जियो को कबूल करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि लिंग जियो की तुलना में यह मुटू वास्तव में घृणित है। वृश्चिक राशि के लोग ऐसे लोग नहीं होते जो जीवन के लालची और मौत से डरते हों। वे सिर्फ डर के कारण ताकतवर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इसके अलावा बिच्छू जनजाति को पहले ही खबर मिल गई थी कि पास की छिपकली जनजाति ने काले कौवा साम्राज्य के युवा राजकुमार जियुमो ज़ियान के साथ सांठगांठ कर ली है और बिच्छू जनजाति पर हमला करने की तैयारी कर रही है। उसके लिए लिंग जियो सिर्फ एक खिलौना था जो गलती से क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, लेकिन मुटू असली दुश्मन था। मारना या सिर काटना, यह आप पर निर्भर है। यदि आपने इसे नहीं देखा है
तो आपने इसे नहीं देखा है। तैमूर मुटू, हमारे बिच्छू जनजाति को अपमानित करने की कोशिश करने के लिए ऐसे उबाऊ बहाने का उपयोग न करें। ज़ीली ने सही कहा। इन शब्दों ने वास्तव में लिंगजियो को, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसके प्रति कुछ प्रशंसा महसूस कराई। सच कहूं तो उसने जानबूझकर जियुमुजियान की आवाजारी की थी। वह बस मुटू को लुभाना चाहता था और फिर भागने का मौका लेना चाहता था, ताकि तैमूर मुटू और बिच्छू जनजाति एक दूसरे से लड़ सकें। उनकी राय में इन दोनों पक्षों में से कोई भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब वह थोड़ा नर्म दिल है। हालांकि ज़ीली घृणित है, फिर भी वह तैमूर मुटू की तुलना में सराहनीय है। मास्टर, जनरल को उसे पकड़ लेने दो। ऐसे जिद्दी आदमी को समझाना असंभव है। बिच्छू जनजाति का इलाका जटिल है। केवल इस महिला को पकड़कर ही हम कठिनाई को कम कर सकते हैं। ऐसी किसी चीज की तो बात ही छोड़िए। ये बिच्छू जनजाति में से है। इसके साथ छोटे राजकुमार को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। आधे कदम वाले यिन यांग योद्धा ने अपने हाथ उठाए और कहा। तैमूर मुटू ने सिर हिलाया और कहा, याद रखो, उसे मत मारो। आखिरकार अगर तुम उसे जीवित रखोगे तो उसका अभी भी कुछ उपयोग है। चिंता मत करो ग्रैंड मास्टर, चाहे बिच्छू कितना भी चालाक क्यों न हो, मैं आज उसे पकड़ने के लिए लड़ूंगा। फैंग झान जियुमुजियान की रक्षा करने में विफल रहा और वह अपने दिल में थोड़ा दुखी था। वह चिंतित था कि उसके पास बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज ज़ीली ने उसे एक मौका दिया। अगर वह बाहर नहीं निकलता तो वह दम घुटने से मर जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आदमी हवा में उछलकर ज़ीली की ओर दौड़ा। मार्च के दौरान यह एक काली रेखा में बदल गया और आकृति अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। हवा में विस्फोटों की आवाजें भी आ रही थीं और रेत में खड्डों जैसी दो गहरी खायां खींची गई थीं। ज़ीली स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह फैंग ज़ान के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, इसलिए वह भी झान के प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। जब तक मौका है, वह भागने का विकल्प चुनेगी और फिर अपने राजा को तैमूर मुटू के बिच्छू जनजाति में प्रवेश के बारे में बताएगी। अन्यथा तैमूर मुटू और इस फैंग ज़ान की ताकत के साथ बिच्छू राजा के अलावा कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है और बिच्छू जनजाति वास्तव में तबाही में पड़ सकती है। अपने मन में यह विचार रखते हुए ज़ीली के हाथ खाली नहीं थे और उसने भी वही चालें चली जो उसने पहले लिंगजियो से निपटने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन अभी की तुलना में रेत से बने जहरीले बिच्छू न केवल बड़े थे, बल्कि एक साथ दो बिच्छू एकत्रित थे, जिससे वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। फैंग झान बस ज़ीली की हर हरकत को उदासीनता से देख रहा था। उसने अपने हाथ में भाला उठा रखा था और वह इतनी ऊर्जा से भरा हुआ था कि अस्त व्यस्त रेत और धूल उसके करीब भी नहीं आ पा रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक ही गोली से, बिना किसी संदेह के, एक विशाल जहरीले बिच्छू को मार डाला गया। फैंग झान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि यह लोगों को बहुत भयभीत कर देता है। लिंगजियो, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, चुपके से दंग रह गया। यह अविश्वसनीय था कि उसने ऐसे व्यक्ति से अपनी जान बचाई थी। एक जहरीले बिच्छू को मारने के बाद फैंग झान ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। उसने अपना भाला घुमाया और बंदूक की रोशनी चमक उठी और उसकी शक्ति पहले से भी अधिक हो गई। रेत की लहरें उठती रहीं, लेकिन वे उसके शरीर को नहीं ढक सकी, जो ऐसा लग रहा था मानो वह स्टील से बना हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक अन्य जहरीले बिच्छू को भाले से घोंपकर मार डाला गया। फैंग झान की भयानक लड़ाई की भावना का सामना करते हुए ज़ीली ने अचानक उसके हाथ को जोर से काट लिया और खून रेत पर टपकने लगा। तभी एक विशाल जहरीला बिच्छू पुनः उमड़ पड़ा, लेकिन इस बार स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। ये स्पष्ट रूप से रेत से बना एक जहरीला बिच्छू था, लेकिन एक जीवित प्राणी जैसा दिख रहा था। इसकी विशाल पूंछ इसके पीछे झूल रही थी और इसका हल्का नीला डंक वास्तव में 2 या 3 मीटर लंबा था। ये जहरीला बिच्छू वास्तव में जीवित है। इसका गुप्त तरीका क्या है? लिंग जियाओ भी हैरान था। क्या वह मृत वस्तुओं को जीवित चीजों में बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बजरी में आत्मा को सक्रिय कर दिया हो? बहुत विचार विमर्श के बाद लिंगजियो ये पता नहीं लगा सका कि स्थिति क्या थी, लेकिन एक बात निश्चित थी, ये कुछ हद तक अमरपौध द्वारा आत्माओं को अवशोषित करने के समान था। अमरपात्र किसी भी वस्तु की आत्मा को अवशोषित करने में सक्षम है। ज़ीली की गुप्त विधि मृत वस्तुओं को आत्मा दे सकती है। हालांकि यह विपरीत है, सिद्धांत समान होना चाहिए। युद्ध को निश्चित करने वाले भाले ने पुनः विषैले बिच्छू पर प्रहार किया, लेकिन इस बार वह जहरीले बिच्छू को भेदने में असफल रहा। इसके बजाय वह सीधे जहरीले बिच्छू के विशाल पंजे से अवरुद्ध हो गया।
फिर उसने अपनी पूंछ घुमाई और उसे घायल कर दिया। कितना अजीब रहस्य है। फैंग झान जल्दी से पीछे हट गया, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसके अनुमान के अनुसार इस बार संघनित विशाल जहरीला बिच्छू संभवतः इतना शक्तिशाली था कि वह पहली बार गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के स्तर तक पहुंच सकता था। और रक्षा अत्यंत मजबूत है। अंधेरे में लिंग जियो हक्का बक्का दिख रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आत्मा के न्याय में ईश्वर की कब्र कुछ इस विषैले बिच्छू के समान ही होगी। आपके बिच्छू जनजाति ने वास्तव में इस गुप्त विधि में महारत हासिल कर ली है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने कितने जानवरों की आत्माएं निकाली हैं। मुटू ने अचानक ठंडी सांस ली। कौन सी गुप्त विधि? फैंग झान ने संदेह से पूछा। बिच्छू जनजाति इस विशेष कौशल को बनाने के लिए जीवित चीजों की आत्माओं को मृत चीजों में स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वे मृत चीजों को कितनी भी मजबूत नियंत्रित कर सके, वे अपनी खुद की खेती से ज्यादा मजबूत नहीं होंगी। इसके अलावा मजबूत मृत चीजों को संघनित करने के लिए उन्हें मजबूत आत्मा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसकी ताकत अच्छी है, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति केवल पहले गुफा स्वर्ग के स्तर तक ही पहुंचनी चाहिए। मोटू ने हल्के से कहा, फैंग झान, अगर आप यह नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। इन शब्दों में व्यंग्य और धमकी थी। फैंग झान कांप उठा और जल्दी से बोला, चिंता मत करो मास्टर। जब तक मुझे इस चीज का सिद्धांत पता है, मैं इसे निश्चित रूप से नीचे ले जाऊंगा। तो जल्दी करो। तैमूर मुटू थोड़ा अधीर लग रहा था। अगर 10 चालों के बाद लड़ाई का समाधान नहीं हो सकता तो मैं इसे स्वयं कर लूंगा। वह वास्तव में यहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक बार उसने कार्रवाई की तो बिच्छू राजा शायद उसकी सांस को महसूस कर पाएगा, इसलिए वह फैंग झान को बिच्छूली पर हमला करने के लिए सहमत हो गया। बस इतना था कि फैंग झान के प्रदर्शन ने उन्हें थोड़ा असंतुष्ट कर दिया था। फैंग झान ने फिर से समूह बनाया, अपना भाला फिर से बाहर निकाला और ज़ीली के साथ युद्ध किया। हालांकि मोटू को इस लड़ाई की ज्यादा परवाह नहीं थी, नहीं, वह बहुत संतुष्ट था। अंधेरे में लिंगजियो बहुत हैरान था। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई बस भयानक थी। बिखरी हुई ऊर्जा ने उसे प्रभावित किया, जिससे वह बेहद असहज हो गया। अगर उसने कोई और छिपी हुई जगह नहीं चुनी होती तो ऊर्जा का उस पर हमला करना असंभव होता। अन्यथा यदि उसे चोट लग जाती तो ये सचमुच अकल्पनीय होता। यह अनुमान लगाया गया कि अगर वह नहीं मरा तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह कोई मजाक नहीं था। मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। लिंग जियाओ अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। आमतौर पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन डोंगटियन क्षेत्र के मास्टर को अपनी पूरी ताकत से लड़ते देखकर वह वाकई डर गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ चालों के बाद पीली रेत 10 मीटर ऊंची उछली और फिर फैंग झान और ज़ीली फिर से अलग हो गए। इस समय फैंग झान का कवच कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन ज़ीली की हालत और भी खराब थी। ज़ीली कई जगहों पर घायल हो गई थी, इसलिए लड़ाई को सील करना बेहतर था। आखिरकार फैंग झान का खुद का साधना स्तर ज़ीली से ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा वह एक योद्धा है जिसे युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित किया गया है। उसकी खुद की लड़ने की शक्ति बेहद शक्तिशाली है, जो निश्चित रूप से उसी साधना स्तर वाले योद्धाओं से बेहतर है। मैं पहला कदम उठा रहा हूँ। ज़ीली, जो पीछे हट गया था, फैंग झान से लड़ना जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अगर वह इसी तरह जारी रहा तो वह जल्द या बाद में हार जाएगा। वह उछलकर आगे भागी। क्या आप बच सकते हैं? फैंग झान ने उपहास किया और सीधे अपने हाथ में भाला फेंक दिया। भाला हवा में एक लंबे सांप में बदल गया और ज़ीली को एक ही बार में काट लिया। बिच्छू आदमी की गुप्त तकनीक, बच निकलना। महत्वपूर्ण क्षण पर ज़ीली ने अचानक अपने शरीर को घुमाया और पीली रेत में गायब हो गया। युद्ध को निश्चित करने वाले भाले से जो चोट लगी थी वह बिच्छू द्वारा छोड़ा गया खाली खोल मात्र था। गधे। ये दृश्य देखकर फैंग झान बहुत परेशान हो गया। हालांकि वह ज़ीली से बहुत शक्तिशाली था, फिर भी रेगिस्तान में ज़ीली को मारना बहुत मुश्किल था। प्रतिद्वंद्वी को दृढ़ता से दबाते हुए उसे भागने देना बहुत शर्मनाक था। इस समय लिंग जियाओ ने मुटू को हिलते हुए देखा। बस एक पल के लिए मुटू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बड़े हाथ से, जो आकाश को ढक रहा था, पीली रेत पर थपकी दी और फिर उसे पकड़ लिया। बेचारे ज़ीली ने फैंग झान के हमले से बचने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मुटू का सामना करने पर उसके पास अभी भी कोई मौका नहीं था। ये दृश्य इतना भयावह था कि लिंगजियो की हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। तैमूर मुतु येन यान क्षेत्र में एक मजबूत आदमी होने के योग्य था,
लेकिन ज़ीली उसके हाथों में था और उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। क्या एक छोटा सा बिच्छू मेरी चाल से बचना चाहता है? ये वास्तव में हास्यास्पद है। फैंग झान, चलो। ज़ीली सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति है। इस बार निपटने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बिच्छू राजा है। वह खजाना भी बिच्छू राजा के हाथों में है। मुतु की आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और ज़ीली अचानक एक पल में सुस्त हो गई। लिंग जियाओ अधिक से अधिक घबराया हुआ लग रहा था। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में आत्मा शक्ति का उपयोग करना जानता है। ये वास्तव में डरावना है। मैं अपने आदेश का पालन करूंगा। फैंग झान को शुरू में डर था कि मुतु उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन कौन जानता था कि मुतु ने उस गलती का उल्लेख ही नहीं किया। आपको खुद को बहुत ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। जहरीले रेगिस्तान में बिच्छू और छिपकली दोनों ही लोगों के पास जन्मजात लाभ हैं। इस बार हम बिच्छू लोगों से निपटने के लिए छिपकली लोगों को एकजुट करते हैं, जो एक असहाय कदम है। तैमूर मुतु ने हल्के से कहा, उन छिपकली पुरुषों से निपटना बिच्छू पुरुषों से निपटने जितना ही आसान नहीं है, और वे और भी अधिक महत्वाकांक्षी और लालची हैं। फैंग झान ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें किस बात का डर है? कुत्ते द्वारा कुत्ते को काटने के बाद उनमें लड़ने की कितनी शक्ति बची होगी? जब समय आएगा तो हमारा आदेश वही उठाएगा जो पहले से तैयार है। हम बिच्छू जनजाति और छिपकली जनजाति को हरा देंगे और छोटे राजकुमार को वापस ले आएंगे। महामहिम रानी के पास कहने को कुछ नहीं होगा। तैमूर मुतु ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। ये बूढ़ा कुत्ता सचमुच बहुत निर्दयी है। ये तो बस बाघों को भगाने और भेड़ियों को खाने की योजना है। लिंग जियो ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और बिच्छू जनजाति और छिपकली जनजाति के लिए दुख महसूस किया। मुतु और फैंग झान के चले जाने के बाद लिंग जियो ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे ऐसे ही चले जाना चाहिए या मुतु के अच्छे कामों में बाधा डालनी चाहिए। मुतु ने जो कहा उसके अनुसार बिच्छू जनजाति के पास एक खजाना होना चाहिए जो उसे जियोमो ज़ियान को खोजने में मदद कर सकता है। अगर यह सच है तो उसके लिए मुतु की खोज से बचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मुतु को वह खजाना नहीं मिलने दिया जाना चाहिए। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है जबकि ओरियोल उसके पीछे चलता है। लिंग जियाओ ने इस बार सिर्फ एक ओरियोल बनने का फैसला किया। हुआंग मुतु के अच्छे कामों में बाधा डालने के लिए बेशक खुद की रक्षा के लिए भी था, अन्यथा वह बेइमो शहर तक जीवित नहीं पहुंच पाता। एक स्वर्गरोधी गोली और एक कायाकल्प गोली निगलने के बाद लिंग जियो ने छाया कदम और छाया कवच की दोहरी सुरक्षा का उपयोग करना चुना। वह तैमूर मुतु नहीं है और वह उतना शक्तिशाली भी नहीं है, इसलिए वह अधिक गुप्त रह सकता है और उन लोगों द्वारा पकड़े जाने से बचने का प्रयास कर सकता है। लगभग 1/4 घंटे बाद स्कॉर्पियन जनजाति का किला लिंग जियो के सामने प्रकट हुआ। ये किला शहर से अलग है और अपेक्षाकृत सरल दिखता है। हालांकि ये पहाड़ पर बना है और इसमें अवरोध के रूप में विशेष प्राकृतिक खतरे हैं। यदि आप किले में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक बाधाओं से होकर गुजरना होगा। एक बार खोज लिए जाने पर आप लक्ष्य बन जाएंगे और आप पर अनगिनत तीर छोड़े जाएंगे। लेकिन लिंग जियाओ भाग्यशाली था, क्योंकि जब वह किले में पहुंचा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पूरा किला खंडहर में तब्दील हो चुका था और बिच्छू आदमी की लाशें पहाड़ों पर बिखरी हुई थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि लिंग जियो वर्तमान में शैडो स्टेप की स्थिति में है। भले ही वह न हो, इस समय कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सभी लोग मर चुके थे। यह अद्वितीय शक्ति केंद्र वास्तव में भयानक है। एक व्यक्ति वास्तव में एक शहर को नष्ट कर सकता है। सौभाग्य से बेइमो शहर पहले से ही संरचनाओं द्वारा संरक्षित था, अन्यथा इतने सारे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। मुतु अकेले ही इसे नष्ट कर सकता है। बेइमो शहर नष्ट हो गया। लिंग जियो और भी अधिक भावुक हो गया। वास्तव में एक योद्धा का अंतिम लक्ष्य मजबूत होना है, तो फिर असंख्य सैनिकों का क्या? आखिरकार ये तो ताकतवर लोगों द्वारा फहराया जाने वाला झंडा मात्र है। हे ज़ीली, क्या तुम तब बहुत शानदार नहीं थी? क्या तुम महान और शक्तिशाली नहीं थी? अब क्या हाल है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पा सकता हूँ, यहाँ तक कि बिच्छू राजा भी मुझे नहीं रोक सकता। अचानक लिंग जियो, जो आगे चल रहा था, ने कुछ अश्लील हंसी के साथ एक आवाज सुनी। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। इस समय उसने देखा कि ज़ीली, जिससे वह पहले मिल चुका था, रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था और उसकी आंतरिक शक्ति उसके शरीर के कई हिस्सों में बंधी हुई थी। उसके कपड़े भी थोड़े फटे हुए थे, जाहिर तौर पर उसके सामने खड़े बिच्छू आदमी ने फाड़े थे। अंधे बिच्छू,
तुमने वास्तव में हमारे बिच्छू जनजाति से निपटने के लिए तैमूर मुटू और छिपकली जनजाति के साथ सांठगांठ की है। तुम गद्दार हो, राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। ज़ीली ने संघर्ष किया और दहाड़ा। तस्क तस्क, तुम्हारा ऐसा कहना बेकार है। अब तुम मेरी बंदी हो, मैं तुम्हारे साथ जैसे चाहूं खेल सकता हूँ। तुम जितनी नाराज होगी मैं उतना ही खुश होऊंगा। हाँ हाँ। बिच्छू अंधे आदमी की आंखों में बुरी मंशा थी। उसने मुस्कुराकर बिच्छूली की थोड़ी पर चुटकी काटी, लेकिन उसकी आंखें बिच्छूली के शरीर पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा को देख रही थीं। यदि आप में से कोई मुझे बचाता है तो मैं, स्कॉर्पियन ली, जीवन भर अपने स्वामी के रूप में उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। बिच्छूली ने अचानक कई छिपकलियों से कहा जो चारों ओर उत्साह देख रहे थे। तस्क तस्क, यह अच्छी स्थिति है बिच्छू अंधे आदमी, बस इस महिला को हमें दे दो। कई छिपकलियां बिच्छू अंधे आदमी जितनी शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन आज छिपकलियों ने बिच्छू जनजाति पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। मुटू की मदद और बिच्छू अंधे आदमी के सहयोग से बिच्छू जनजाति के अधिकांश स्वामी मूल रूप से नष्ट हो गए हैं। इसलिए छिपकली जनजाति की स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर हो गई है। बिच्छू अंधा आदमी मजबूत है, लेकिन वह छिपकली जनजाति के लोगों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं इसे आपको दे दूंगा। बिच्छू अंध दुखी हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, हाँ, स्कॉर्पियन ब्लाइंड, तुम वाकई दिलचस्प हो। इसे भूल जाओ, तुम खुद ही खेल सकते हो। हमें स्कॉर्पियन की महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तो और, यह मास्टर मुटू की ओर से एक इनाम है। हम इसे लेने की हिम्मत नहीं करते। चलो चलते हैं, चलो। यह स्कॉर्पियन ब्लाइंड के आनंद में खलल न डालें। कई छिपकली पुरुष मुड़कर बातें करने और हंसने लगे, और बिच्छू ब्लाइंड को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यदि आप मुटू का अनुसरण करेंगे तो आपको सचमुच अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं, ज़ीली, खून की कसम खाने को तैयार हूँ। अगर कोई मुझे बचा सकता है तो मैं जीवन भर गुलाम बनकर रहूंगा। ज़ीली ने निराशा में चिल्लाया और बिच्छू लोगों के खून की शपथ ली। इस रक्त शपथ में कुछ खास बात है। ये शब्दों की तरह सरल नहीं है। एक बार शपथ लेने के बाद अगर शपथ का उल्लंघन किया जाता है तो रक्त की शक्ति बिच्छू आदमी को टुकड़ों में उड़ा देगी। ये बात अनगिनत बार सिद्ध हो चुकी है। लिंग जियाओ को भी ये पता था। यह अफसोस की बात है कि छिपकली लोग मुटू से डरते हैं और अभी भी ज़ीली के शब्दों के प्रति उदासीन हैं। छिपकली आदमियों को जाते देख लिंग जियाओ भावुक हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि यह ज़ीली एक अच्छी महिला नहीं है, लेकिन एक और आदमी द्वारा बर्बाद किया जाना वास्तव में घृणित है जो इससे भी कमतर है। इसके अलावा एक बार जब बिच्छू की रक्त शपथ ली जाती है तो इसे वास्तव में गंभीरता से लिया जा सकता है। यदि वह ज़ीली को बचा लेता है तो उसे तुरंत एक मजबूत जनरल मिल जाएगा, जो एक दुर्लभ अच्छी बात है। स्कॉर्पियन ब्लाइंड की ताकत ज़ीली जितनी अच्छी नहीं है। वह 8 उजाड़ स्वर्गों के शिखर पर एक स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा मात्र है। हालांकि वह साधारण स्कॉर्पियन योद्धाओं से बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह ज़ीली की तुलना में बहुत पीछे है। यदि म्यूटू ने ज़ीली की आंतरिक शक्ति को कैद नहीं किया होता और ज़ी ब्लाइंड को 100 साहस नहीं दिए होते तो वह ज़ीली को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। लिंग जियाओ अब इस तरह की ताकत को गंभीरता से नहीं लेता। चूंकि वह उसे एक एहसान दे सकता है, इसलिए उसे एक शक्तिशाली सहायक भी मिल सकता है। ये सौदा घाटे का नहीं है। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से इसे करने को तैयार है। लेकिन जब वह कुछ करने ही वाला था तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। बिच्छू अंध, तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने बिच्छू जनजाति को धोखा दिया और यहाँ तक कि कमांडर ज़ीली का अपमान करना चाहा। जब आवाज़ गूंजी तो एक व्यक्ति एक विशाल चट्टान के पीछे से निकलता हुआ दिखाई दिया। ये व्यक्ति चांदी ग्रे रंग का कवच पहने हुए था और एक युवा जनरल की तरह सुंदर और शक्तिशाली लग रहा था। और अगर वह स्कॉर्पियन ब्लाइंड के सामने आने की हिम्मत करता है तो वह संभवतः स्कॉर्पियन ब्लाइंड से अधिक शक्तिशाली है। तुम कौन होते हो मेरे मामलों में दखल देने वाले? अंधे बिच्छू ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे हाथ से तलवार निकलते ही तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। युवक ने बहुत शांत और उदासीन दिखते हुए हल्के स्वर में कहा। मृत्यु का न्यायालय। अंधे बिच्छू को इस बात की क्या परवाह थी कि एक नौजवान ने उसके अच्छे कर्मों को बर्बाद करने की हिम्मत की। वह इसे जाने नहीं दे सकता था। पूंछ, जो कई मीटर लंबी थी, अचानक बाहर निकली और युवक को घायल कर दिया। अज्ञानी लोग निडर होते हैं। अचानक
तलवार बाहर आ गई और पूरी दुनिया अचानक काली हो गई। लिंग जियाओ को छोड़कर ज़ी और ज़ी ब्लाइंड ने तुरंत अपनी दृष्टि खो दी। लिंग जियाओ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह युवक वास्तव में छाया की शक्ति का उपयोग करना जानता था। हालांकि यह छाया के रहस्य से बहुत दूर था, लेकिन ये कमजोर नहीं था। इससे भी अधिक विचित्र बात कि लड़का स्वयं छाया में विलीन हो सकता है। दोनों एक हैं, छाया वह है और वह छाया है। परिणामस्वरूप लिंग जियाओ के शून्य छाया मगरमच्छ के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। छाया या मुख्य शरीर के खिलाफ सभी हमलों को इस युवक द्वारा टाला जा सकता है। दिलचस्प, लिंग जियाओ की आंखों में काले अक्षर चमकने लगे। जब 3 लोग एक साथ होते हैं तो एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। भले ही शिक्षक कोई दुश्मन या अजनबी हो, लिंग जियाओ उससे तब तक सीखेगा जब तक वह उसके लिए उपयोगी है। प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रचलित है कि स्वर्ग और मनुष्य एक हैं। आकाश विश्व की हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है कि मानव राजा को छोड़कर कोई भी वास्तव में स्वर्ग और मनुष्य की एकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि ऐसे कई मास्टर हैं जो कुछ वस्तुओं के साथ विलय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव और तलवार का सबसे आम संयोजन। यह मानव शरीर और तलवार की एकता है, जो वास्तव में स्वर्ग और मनुष्य की एकता में सम्मिलित है। लिंग जियाओ मनुष्य और तलवार को एक में मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद क्योंकि उसने बहुत तेजी से प्रगति की है, वास्तव में इसे हासिल करना मुश्किल है। आज जब उन्होंने युवक की आकृति को एक में विलीन होते देखा तो उन्हें अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चूंकि ऐसी कोई उपयुक्त तलवार नहीं है जो अन्य लोगों की तलवारों को एक में मिला सके, तो मानव छाया को एक में तथा मानव प्रकाश को एक में मिलाना संभव हो सकता है। जो लड़का कार्रवाई कर रहा था, उसे यह एहसास नहीं था कि इस समय कोई चुपके से उसकी मार्शल आर्ट सीख रहा होगा। उसने अपनी तलवार निकाली और स्कॉर्पियन ब्लाइंड की पूंछ को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने स्कॉर्पियन ब्लाइंड को नहीं मारा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि हम सब भगवान मुटू के लिए काम करते हैं। तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते? युवक ने अपनी लंबी तलवार म्यान में डाली, बिच्छुअंत की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, छाया तलवार सीटूमो, आप ब्लैक क्रो साम्राज्य से हैं, आप इस महिला की मदद क्यों कर रहे हैं? अंधा बिच्छू वहां से नहीं गया, बल्कि ठंडे स्वर में पूछा, हाँ, क्या तुमने नहीं सुना कि वह जीवन भर उस व्यक्ति की गुलाम रहेगी जिसने उसे बचाया था? मुझे ऐसी अच्छी नौकरानी बहुत पसंद है। सीटूमो हल्के से मुस्कुराया, मुझे डर है कि आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। बिच्छू अंधा अचानक दहाड़ा, उसका शरीर पूरी तरह से एक विशाल जहरीले बिच्छू में बदल गया था और जो पूंछ कटने वाली थी वह भी वापस हो गई। मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला था, लेकिन तुम बहुत जिद्दी थे। वैसे भी तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। जब तक लॉर्ड मुटू बिच्छू राजा को हरा नहीं देते, तब तक तुम मरोगे। मैं लॉर्ड मुटू के लिए तुम्हें पहले ही मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद सीटूमो की लंबी तलवार फिर से बाहर आ गई। इस बार उसने कोई दया नहीं दिखाई और अंधे बिच्छू का सिर काट दिया। मौत कोई दया की बात नहीं है। अंधे बिच्छू के शरीर को देखे बिना ही सीटूमो ने बिच्छू ही से कहा, बस यही आज्ञाकारी होकर रहो, मेरे आदमी तुम्हारी रक्षा करेंगे और जब चीजें यहाँ खत्म हो जाएंगी तो तुम मेरे पीछे काले कौवा साम्राज्य में वापस आ सकते हो। ये कहकर वह कूदकर दूर चला गया। ब्लैक क्रो साम्राज्य से केवल एक योद्धा बचा था। इस योद्धा की ताकत कमजोर नहीं थी, बल्कि अंधे बिच्छू के बराबर ही थी। हालांकि इस व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही सफाई से हुई। अंधा बिच्छू, जिसे मर जाना चाहिए था, पत्थरों के ढेर से बाहर निकला और योद्धा को पीछे से मार डाला। बेवकूफ सीटूमो, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। क्या मैं, बिच्छू अंधा, इतना आसानी से मारा जा सकता हूँ? तुम मर तो नहीं गए। बिच्छू ली भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। आपने वास्तव में छूटने की कला में महारत हासिल कर ली है। इसमें अजीब क्या है? मैं दूसरों की तरह मजबूत नहीं हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे भागने की गुप्त कला का अभ्यास करना होगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये भागने की कला तुम्हारी तुलना में बदतर है। बिच्छू ब्लाइंड हंसा। तब सीटूमो तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन ये समय की बर्बादी थी। मुझे उससे तुम्हें बचाने की उम्मीद नहीं है। सीटूमो भी तुम्हारे जैसा ही है, हम सब एक जैसे ही हैं। उसके हाथों में पड़ने और तुम्हारे हाथों में पड़ने में कोई अंतर नहीं है। बिच्छू ली अचानक हंस पड़ा। आप और किस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या यहाँ कोई और है? बिच्छू अंधा हंसा। छोटे भाई, क्या तुम सचमुच अपनी बहन को इस दुष्ट द्वारा प्रताड़ित होते देखोगे? तुम्हारी बहन ने तुम्हें अपमानित किया है, लेकिन अब वह तुम्हारी गुलाम बनने जा रही है,
इसलिए तुम कुछ नहीं करोगे। आप बात करने वाले कौन होते हो? बिच्छू अंधे के माथे पर ठंडा पसीना था, क्योंकि उसे किसी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था।